मेवाड़ जो राज परिवार के जो जैसे दीवान महाराणा हो गए, हाँ। अब उसके बाद में यहाँ जो व्यवस्थाएं थी 16 उमराव और हाँ। ये क्या है, कौन कौन से ठिकाने, वो भी थोड़ा सा बताओ। ये बहुत विचित्र है। और सनातन वैदिक संस्कृति है, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है किसी भी जाति किसी भी समुदाय के लिए। तृण झाला, तृण पूर्व्या, चुंडावत, बड़चार, दो शक्तावतों के, 2 शक्ता 2 राठौड़, एक सारंगदेव पवार। और ठीक उसके 429 वर्ष बाद में इन नए महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ का उसी दिन जन्म हुआ, महाराणा प्रताप जयंती के। विश्वराज सिंह जी मेवाड़ का राज तिलक और राज्याभिषेक का उत्सव जो है हमने चित्तौड़ में जो अपने फतेह प्रकाश महल है उसके प्रांगण में मनाने का तय किया। पहले 493 वर्ष पहले विक्रमादित्य का राज तिलक चित्तौड़ में हुआ था। ये भी तय पूरे सभी उमराव ना शास्त्र करता है, तय हमारी शास्त्र और श्रुतियां बनी हुई है, उसके निर्देश से होता है। जब महेंद्र सिंह जी मेवाड़ रहे तो वो 76वीं पीढ़ी के, हाँ, वो वो गुहिल से गए, गुहिल वंश में, इसको सिसोदिया वंश भी कहते हैं। तो इसमें नहीं, हाँ, इसमें ऐसा है कि गुहिल तो सब है। तो अब वो क्या है कि सिसोदा से गए थे वहाँ चित्तौड़ में हमीर, तो सिसोदिया कहलाने लगे। कितना बड़ा आदमी आज भारत का उपराष्ट्रपति होते हुए भी वो क्या एक सैनिक स्कूल में पढ़े हुए हैं, वो यहाँ की क्षत्रिय परंपरा को जानते हैं, सम्मान की संस्कृति को जानते हैं। मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य व सिसोदिया वंश में महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन होने के बाद अब विश्वराज सिंह मेवाड़ शाही परंपरा के तहत 25 नवंबर को चित्तौड़गढ़ में राजगद्दी पर विराजेंगे। ये राजगद्दी का जो दस्तूर है वह पूरा शाही परंपरा के अनुसार होगा। अभी हमारे साथ में पूर्व राज परिवार से जुड़े और उमराव बड़ी सादड़ी के तलावदा से हमारे साथ में प्रताप सिंह जी झाला हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं कि पूरी क्या परंपराएं हैं। सबसे पहले प्रताप सिंह जी, सिसोदिया वंश के बारे में जानना चाहता हूँ। मेवाड़ में जो सिसोदिया वंश है इसकी परंपरा क्या है कि गुहिल से शुरू होती है। 524 ईस्वी में गुहिल का जन्म हुआ था। उसके पहले क्या है कि मैत्रक वंश था। तो ये परंपरा आती है भगवान राम से। भगवान राम के जो ज्येष्ठ पुत्र थे लव, उनके वंशज है ये मैत्रक हैं। मैत्रक से मैत्रकों में फिर 524 ईस्वी में गुहिल हुए और गुहिल के बाद में उनकी डेथ होने के बाद में 8वीं कंटिन्यूस चलता रहा। फिर 8वीं पीढ़ी में बापा रावल का जन्म हुआ। तो बापा रावल से क्या है कि मेवाड़ राज की परंपरा शुरू होती है। बापा रावल के गुरु थे हरित ऋषि। तो हरित ऋषि ने जो एक नया हमें एक राज करने का तरीका उपलब्ध करवाया, उसमें यह है कि एक तो मेदपाट मेवाड़ जो राज है वो बापा रावल के टाइम से शुरू हुआ है। दूसरा यह है कि पहले सब राजा महाराजा होते आए थे, परंतु बापा रावल से हरित ऋषि की आशीर्वाद और शिक्षा से मेवाड़ के राजा तो एकलिंग जी हुए और यहाँ के जितने भी उसके बाद में बापा रावल से लेके आज दिन तक है वो एकलिंग दीवान के व्यवस्थापक के रूप में काम करते हैं। इसलिए हम इन महाराणाओं को एकलिंग दीवान कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो राज है वो एकलिंग जी का है, मनुष्य का राज नहीं है, परमात्मा का राज है। और वो परंपरा है ब्रह्मांड की परंपरा, जो परमेष्ठी राज व्यवस्था है। उस परमेष्ठी राज व्यवस्था में ये राज संचालन होता है कि लोग बाग आज प्रेस में भी ये बातें होती है कि ये तो पूर्व महाराणा नहीं, महाराणा तो कुल के प्रमुख की पदवी है। गुहिलों तो सिसोदिया वंश है ना, इसका जो कुल पुरुष होगा उसकी पदवी महाराणा है। और ये कहते हैं कि राजा का नाम है, तो ये महाराणा राजा का नाम नहीं है, राजा एकलिंगनाथ जी है। अच्छा। परंतु व्यवस्थापक की कुल परंपरा के मुखिया हैं महाराणा। तो हाँ, पूर्व राज परिवार कह सकते हो आप। राज हमने सरकार को भारत के एकीकरण में सौंप दिया। अरे भाई, मेवाड़ में राजे महाराजे रहे ही नहीं है। बापा रावल से लेके ये 77वें महाराणा विश्वराज सिंह जी होंगे, यहाँ तक एक भी बता दीजिए कोई राजा हो। ये केवल इस वंश के कुल प्रमुख है, इनकी कुल प्रमुख की पदवी महाराणा है। बिल्कुल। इसमें मैं थोड़ा सा एक समझना चाहूँगा कि मेवाड़ जो राज परिवार के जो जैसे दीवान महाराणा हो गए, हाँ। अब उसके बाद में यहाँ जो व्यवस्थाएं थी 16 उमराव और ये क्या है, कौन से ठिकाने, वो भी थोड़ा सा बताओ। ये बहुत विचित्र है। परंतु मैंने 2009 में महाराणा महेंद्र सिंह जी का एकलिंग दीवान के पद पे स्थापन का
गादी उत्सव मनाया था, क्योंकि इनका ये महाराणा के पद पर, कुल प्रमुख के पद पर और एकलिंग दीवान के पद पर आए थे 19 नवंबर 84। और उसमें हमारी मेवाड़ की 74 तहसील है, 74 ही तहसील के मैंने 10,000 लोगों के, सभी जाति और समुदाय के लोगों की लिस्ट बनाई, इनवाइट करके इसी समौर बाग में गादी उत्सव मनाया। ये थोड़ा एक बार उमराव 16 कौन कौन से हैं? अब मैं आपको उमराव कहता हूँ। ये जो अपना वैदिक साहित्य है, तेतरीय ब्राह्मण और ये विष्णु पुराण, इसमें ये है कि हमारे यहाँ 8 प्रकार की राज की व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था है ब्रह्मांड के अनुरूप, जैसा ब्रह्मांड में है नक्शा वैसा को ऐसा ही प्रसिद्ध, उसके कहते हैं पारमेष्टि व्यवस्था। पारमेष्टि व्यवस्था का सूर्य प्रमुख होता है। तो हमारे यहाँ पारमेष्टि व्यवस्था में जैसे ग्रह, तारे, सितारे और नक्षत्र होते हैं ना, उसी आधार पे आपकी तो 8 दिशाएं होती है। 8 दिशाओं की या 8 दिक्पाल होते हैं, तो 8 उमराव तो वो हो गए। 8 आपके होते हैं ग्रह, 9 होते हैं ना, तो एक सूर्य तो चला जाएगा महाराणा की जगह, राजा की जगह, फिर बचे 8 9 में से, तो 8 दिक्पाल, 8 आपके ये ग्रह, कितने हुए? 16 हो गए। तो ये ब्रह्मांड की व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्था होगी, 16 ही होंगे, 17वां नहीं होगा। अच्छा। फिर इस प्रकार से हमारे यहाँ कहते हैं कि आप विष्णु धर्मोत्तर पुराण पढ़ोगे तो उसमें आता है कि हमारे 32 नक्षत्र हैं। पंचांग कितने बताते हैं? 27 नक्षत्र, एक जोड़ते हैं अभिजित, कुल कितने होते हैं? 28। तो 32 कैसे हुए फिर? ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें जो अभिजित सहित 5 नक्षत्र हैं वो उस ब्रह्मांड में नजर नहीं आते हैं, पर नजर नहीं आते हैं। अच्छा। इसलिए हम कहते हैं 27 नक्षत्र हैं, जबकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है कि हमारे 32 नक्षत्र हैं। तो 32 नक्षत्रों के आधार पे 16 उमराव और 32 के बड़े उमराव। ठीक है। उसके बाद में जितने भी आकाश गंगा हैं और तारे हैं, असंख्य तारे, उसी तरह से हमारे तृतीय श्रेणी के गोल के जागीरदार होते हैं। ये राज व्यवस्था है। तो हमारी तो पूरी मेवाड़ की व्यवस्था ही ब्रह्मांड की व्यवस्था को एडॉप्ट किया है। संस्कृति जिंदा है, ये तो संस्कृति की बात है, सांस्कृतिक विरासत है। ये राज तो बदलते रहेंगे और लाखों से, भगवान राम से लेके अभी तक कितने राज पलट गए, संस्कृति थोड़ी पलटी। संस्कृति तो आज भी हमारे भगवान राम की है। भगवान राम आज से 9.5 लाख वर्ष पहले जन्मे थे। तो ये सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखने के लिए ये परंपराएं, इसीलिए तो नहीं, वो परंपराएं महाराणा ही नहीं निभा रहे हैं, मेवाड़ के हर जाति और संप्रदाय के लोग भी निभा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये हमारी साझा विरासत है, किसी की इंडिविजुअल नहीं है। बिल्कुल सही, साझा विरासत है। इसीलिए मेवाड़ के लोगों में आज भी समरसता है, एक दूसरे को सम्मान देते हैं। हाँ, तो ये चीजें अपने पुराने, अगर महाराणा प्रताप या जो भी शासक रहे उसमें भी अगर देखें तो उसमें थी, इसीलिए तो महाराणा प्रताप के साथ में भील या जो भी, इसमें भी कहीं वो भेदभाव कहीं नहीं देखा गया। हमारे यहाँ जो सनातन वैदिक संस्कृति है उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के लिए, न ऊंच नीच का है न गरीब अमीर का है। इसीलिए मेवाड़ राजवंश के साथ में यहाँ का जितने भी रहने वाले जाति समुदाय के लोग थे, एकजुट होके आक्रांताओं के विरुद्ध लड़े हैं और मरे हैं और कटे हैं। 16 उमराव हैं, वो ठिकाने कौन कौन से हैं? मैं एक दोहे में बताऊंगा उसको। बिल्कुल। तृण झाला, 3 झालाओं के, तृण झाला तृण पूर्व्या, 3 चौहानों के, तृण झाला तृण पूर्व्या, चुंडावत भड़चार, चुंडावत भाई है इनके। तो इस तरह से उनके 4 ठिकाने हैं, तृण झाला तृण पूर्व्या, चुंडावत भड़चार, 2 शक्तावतों के, 2 शक्ता 2 राठौड़, 1 सारंगदेव पमार, 1 पमार का। इस तरह से ये 16 उमराव है मेवाड़। और वही 8 दिक्पाल और 8 ग्रह, ग्रह और 1 सूर्य, वो राजा की, वो तो है, वो महाराणा की जगह। जो आपने गिनाए 16, ये ठिकाने कहाँ है वो थोड़ा सा ये जैसे बड़ी सादड़ी, देलवाड़ा और गोगुंदा तो झालाओं के हैं, बेगू, सलुम्बर, देवगढ़ और आमेठ ये चुंडावतों के हैं, कोठारिया और बेदला ये चौहानों के हैं, और बांसी और भिंडर ये शक्तावतों के हैं, कानौड़ सारंग देवतों का है, बदनौर राठौड़ों का है, जयमल राठौड़ का वंशज है, और गानेराव राठौड़ों का है। बिल्कुल। ये मतलब आज भी ये जो 16 आज सब आ रहे हैं, यही सब परंपराएं, बिल्कुल वही परंपरा चल रही है। जो यहाँ परंपरा है वही उमरावों के वहाँ परंपरा है। अच्छा। नहीं, अभी जैसे महाराज अपने महेंद्र सिंह जी मेवाड़ का निधन हुआ, उसके बाद वो सभी उमराव भी यहाँ विराजते हैं। बिल्कुल वो विराजते हैं। और जिस दिन
ये इनके महाराणा की गादी पर जब विराजेंगे तो सभी उमराव पूर्ववत नजराना पेश करेंगे, सम्मान देंगे और उसके बाद में सब ने एकलिंग जी पधारेंगे। एकलिंग जी से रंग मिलेगा नए महाराणा को। फिर नए महाराणा समौर बाग में पधार के अपने परिवार और जितने भी जागीरदार उमराव हैं साथ में, उनको सबको रंग देंगे। उसके जब वो रंग नहीं देंगे तब तक वह राज तिलक भी शौक की सफ़ेद पगड़ी में और सफ़ेद ड्रेस में ही होगा। अच्छा, वो रंग मिलेगा तो शौक टूटेगा, शौक टूटेगा और उसके बाद में आप कलर के कपड़े पहन सकते। कल 12वीं की जो रस्म है, हाँ, उसमें क्या गतिविधियाँ होंगी मुख्य रूप से अपने यहाँ? नहीं, इसमें ऐसा है कि जैसे अंत्येष्टि तो हो गई, तो अंत्येष्टि के बाद में 9 दिन तक तो वहाँ क्या है कि दूध और कुछ भोजन सामग्री अपने का है, तो 9 दिन तक तो वो क्रिया चलती। नवमी के दिन शुद्धिकरण हो गया। 10वां, 11वां और 12वां दिन ये क्या है कि हनुमान घाट पे सभी क्रियाएं हो रही है, जो विधिवत, जो पूरे दिन चलती 3 दिन तक। अच्छा। तो वो क्या है कि जो पंडित हैं उनमें विधि विधान के अनुसार क्या है कि ये द्वादशी के दिन सब क्रियाएं खत्म होगी। अच्छा, तो वो कल समाप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या है कि जो राज तिलक का और राज्याभिषेक की बात आती है, तो वो क्या है कि पंडितों से मुहूर्त निकलवाते हैं। वो शुभ कार्य होता है तो मुहूर्त अच्छा होना चाहिए। तो वो मुहूर्त इस साल क्या है 25 तारीख का आया है। तो 25 तारीख को चित्तौड़ पे रखा है। चित्तौड़ पे इसलिए रखा है कि सभी की ये इच्छा थी कि माणक चौक में, अपने सिटी पैलेस के चौक में ही अपना राज तिलक होना चाहिए। परंतु कुछ लोगों का यह था कि भाई महाराणा प्रताप का जो राज तिलक हुआ था वो कुंभलगढ़ में हुआ था, तो इन नए महाराणा का राज तिलक भी वहाँ होना चाहिए। इसके पीछे तर्क ये था कि महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को हुआ था और ठीक उसके 429 वर्ष बाद में इन नए महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ का उसी दिन जन्म हुआ, महाराणा प्रताप जयंती के दिन। अच्छा। तो लोगों की ये भावना थी कि क्यों नहीं इनका भी महाराणा प्रताप का जो राज तिलक कुंभलगढ़ में हुआ है, तो इनका राज तिलक कुंभलगढ़ में क्यों नहीं हो। तो एक दूसरा प्रस्ताव ये था। तीसरा प्रस्ताव, जब इसकी चर्चा चली तो चित्तौड़ और आसपास के 6-7 जिले पड़ते हैं, तो उन्होंने कहा हमारे चित्तौड़ दुर्ग पे तो 3-3 जौहर हो गए हैं और यहाँ तो महाराणा का राज्याभिषेक होता है, तो आप कुंभलगढ़ क्यों, हमारे चित्तौड़ क्यों नहीं करते। हमने कहा ये भी बात ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा महाराणा साहब तो 40 साल से समौर बाग में विराजते थे, 45 साल से, तो क्यों नहीं समौर बाग में कर लेते हैं। तो अब हमारे सामने 4 प्रस्ताव आ गए। तो हमने उसका विश्लेषण करके देखा कि अब 7-8 जिलों का जो, ये तो एक जिले का जोर हुआ, पर 7-8 जिलों का एकीकृत जो जोर था वो चित्तौड़ पे था। तो हमने क्या है कि इसका 5-6 दिन तक असेसमेंट किया और जन भावना को देखते हुए नए महाराणा जी का, विश्वराज सिंह जी मेवाड़ का राज तिलक और राज्याभिषेक का उत्सव जो है हमने चित्तौड़ में जो अपने फतेह प्रकाश महल है उसके प्रांगण में मनाने का तय किया, जो 25 तारीख को 10 बजे सब वहाँ इकट्ठे होंगे और फिर वो 3-3.5 घंटे की प्रक्रिया है वो राज तिलक की शुरू होगी और उसके लिए सब लोगों की भावना है तो वो इकट्ठे होंगे। तो ये पहली बार उत्सव ऐसा मौका आ रहा है कि जो राज तिलक की रस्म वहाँ निभाई जाएगी। वो पहले 493 वर्ष पहले विक्रमादित्य का राज तिलक चित्तौड़ में हुआ था। अच्छा। फिर उसके बाद में उदय सिंह जी का कुंभलगढ़ किले में हुआ। फिर उसके बाद कुंभलगढ़ के बाद में चावंड में हुआ, अमर सिंह जी का। फिर उसके बाद में उदयपुर में होता है, ठीक है। परंतु ये 493 वर्ष बाद में वापस ये चित्तौड़ में हो रहा है। महेंद्र सिंह जी जो मेवाड़ थे, इनके परिवार में जैसे पहले क्या होता था, क्या बड़ा बेटा ही राजगद्दी बैठता है या छोटा भी, इसमें क्या परंपराएं पहले से आई है? नहीं, देखो परंपरा तो हमारे शास्त्रों से ही आई है। ज्येष्ठ पुत्र होता है उसी का होता है, पर ज्येष्ठ पुत्र में भी उसमें शास्त्र में बताया हुआ है अगर विकलांग होगा या कोई उसमें दोष होगा तो राजा के पद पर नहीं बैठ सकता। अच्छा। क्योंकि शास्त्र के नियम बने हुए हैं, क्योंकि उसमें कोई न कोई विकलांगता आ जाएगी तो उससे क्या है कि जनता का बुरा हो सकता है। वो विकलांग होगा तो कोई उसके सचिव जो हैं वो गलत लोग होंगे, वो फायदा उठाएंगे। तो इसलिए ये था, मानसिक रूप से भी तो कमजोर हो सकता है ना ज्येष्ठ होते हुए, तो उसको नहीं बिठाया जाता था, फिर दूसरे को बिठा देता। तो ये भी तय पूरे सभी उमराव ना तो शास्त्र करता है तय। हमारी शास्त्र और श्रुतियां बनी हुई है, उसके निर्देश से होता था। अच्छा। और एक बात इसका प्रमाण देता हूं मैं आपको।
आज हर परिवार में आज भी हो रहा है, लाखों साल पहले भी होता था। पिता के देहांत होने के बाद में उसकी अंत्येष्टि क्रिया कौन करता है? ज्येष्ठ पुत्री करता है। ज्येष्ठ पुत्री करता है। पगड़ी जो पगड़ी क्यों करता है? पगड़ी दस्तूर के रस्म क्यों भी करता है फिर? तो ज्येष्ठता का अधिकार तो प्रकृति ने बनाया हुआ है। और आपके पितृ भी कहीं भी प्रकट हो जाते हैं तो वो धूप उस बड़े से ही लेंगे। आपके दोनों भाइयों की कितनी लड़ाई हो जाए, बिल्कुल, आप छोटा भाई कितना ही समझदार हो जाए, बड़ा भाई चाहे मूर्ख हो, तो भी वो पितृ तो पूजा होगी उसने, उसके हाथ से ही होगा वो अर्पण तर्पण। तो सिंह जी के परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी। एक तो ज्येष्ठ पुत्र विश्वराज सिंह जी, जो भी नाथद्वारा के विधायक भी हैं, उनकी पुत्र वधू महिमा कुमारी जी मेवाड़, वो राजसमंद की सांसद भी हैं। और उनके परिवार में उनके बहन वगैरह या इनके थोड़े से परिवार नहीं, ऐसा है कि महाराणा साहब के बड़े तो भाई साहब हैं श्री विक्रमा कुमारी जी मेवाड़, उनको जम्मू शादी कराया। अच्छा, ठीक है, तो उनके भी एक कंवर साहब हैं और एक भाई साहब। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी। तो आपने पंचकोट शादी की है, तो आपके जो कंवरानी साहब महाराज कंवरानी साहब हैं, जो महिमा कुमारी जी, जो अभी आपके राजसमंद से सांसद, आपके भी दो, एक पुत्र और एक पुत्री। भंवर साहब का नाम है देवजादित्य सिंह जी मेवाड़ और भाई साहब का नाम है जयती कुमारी जी मेवाड़। जैसे महेंद्र सिंह जी मेवाड़ रहे तो वो 76वीं पीढ़ी के, हाँ, वो वो गुहिल से गिनते हैं हम। अच्छा, क्योंकि राम से गिनेंगे तो बहुत 400-500 पीढ़ियाँ हो जाएगी। गुहिल से ही मेवाड़ की तरफ आए, गुजरात से, वल्लभी से। अच्छा, इसलिए मेवाड़ का इतिहास है ये मेवाड़ का इतिहास है। तो मेवाड़ का इतिहास हमारा गुहिल से ही शुरू होता है। फिर मैत्रकों के ही पुत्र हैं गुहिल तो, और युद्ध में काम आ जाते हैं। शकों के साथ उनका युद्ध होता है, वो काम आ जाते हैं 524 ईस्वी में। तो उस टाइम उनकी रानी गर्भवती होती है, वो अंबाजी दर्शन करने हुए आई हुई होती है। तो उस टाइम क्या है, गुहिल का जन्म होता है 524 ईस्वी में। अच्छा, तो उसके बाद में क्या है कि हिम्मतनगर से मेवाड़ की तरफ बढ़ते हैं। तो इसलिए हम क्या है कि गुहिल से ही हमारी पीढ़ी गिनते हैं। तो महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी 76वें उत्तराधिकारी थे इस गुहिल वंश के। और अब क्या है कि 77वें उत्तराधिकारी होंगे महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़। एक इसमें पहले गुहिल वंश में, इसको सिसोदिया वंश भी कहते हैं, तो इसमें नहीं, हाँ, इसमें ऐसा है कि गुहिल तो सब हैं। अब क्या हुआ कि उसमें गुहिल में फिर बापा रावल से रावल वंश चल रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या, रावल वंश की शाखा कब खत्म होती है? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में रतन सिंह रावल और पद्मिनी, वो रावल शाखा समाप्त होती है। तो छोटे भाई की शाखा जो सिसोदा में होती है, वो हमीर चले जाते हैं, फिर चित्तौड़ और वापस लेते हैं हमीर। तो वो राणा शाखा है। तो उन्होंने वापस महाराणा टाइटल शुरू किया कुल का प्रमुख का, हमीर ने। तो कुल प्रमुख हुए ना, पदवी है। और जैसे कुल की पदवी अपने भी जैसे पहले सिंह आता था, उससे पहले दासोद था, अलग अलग पदवी है। ये तो अब वो क्या है कि सिसोदा से गए थे वहाँ चित्तौड़ में हमीर, तो सिसोदिया कहलाने लग गए। अच्छा, बात तो इतनी है, परिवार तो वही है, खानदान वही है। ठीक है, और फिर तो उसके बाद में उदय सिंह जी के पुत्रों से गया, फिर राणावत कहलाने लग गए। वंश वो का वही है, गुहिल का ही है। और गुहिल कहाँ से है? गुहिल वही राम के लव के वंशज है। इसमें क्या आज भी वो पूर्व राज परिवार की तरह ही शाही शानो शौकत में पूरे परंपराएं निभाई जाती है? देखो, हमारी जितनी भी परंपराएं हैं शुरू से लिखी हुई है, लिखित है, इसलिए इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई नई चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, और हम हमारे पूर्वजों की परंपरा है, जो लिखित परंपरा है, बड़वा पोथियाँ हैं, हमारे अलग से शास्त्र लिखे हुए हैं, तो हम तो आज भी उसी का पालन कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपकी पूरा कैलेंडर बना हुआ है साल भर का? हाँ, हमारे सब की हिस्ट्री बनी हुई है और उसमें परंपराएं बनी हुई है। आज जैसे अपने यहाँ बैठक व्यवस्था जो चल रही है, उसमें भी जैसे आप बता रहे हैं कि मेवाड़ के जितनी 16 उमराव की उपस्थिति है, उनके जो भी आपके ठिकानेदार है, वो भी इसमें मौजूद हैं। तो इसमें क्या है कि हर जगह क्या है कि इसमें भी बैठक है कि कौन कहाँ बैठेगा। अच्छा, ताकि क्या है कि वो सबका मान सम्मान बना रहे। अभी भी जैसे क्या यहाँ बैठक है, तो यहाँ भाईबंद किधर बैठेंगे, मेहमान किधर बैठेंगे, 16-32 के उमराव किधर बैठेंगे, और जनता के प्रमुख व्यक्ति आएंगे वो कहाँ बैठेंगे, और जो शासन के प्रमुख व्यक्ति हैं जैसे राजनीतिक क्षेत्र में है या सर्विस में है,
तो उनको भी सम्मानजनक तरीके से कैसे बैठाना है, जैसा सम्मान है उचित सम्मान के हिसाब से वहाँ शौक की बैठक में बिठा दिया जाए। तो ये सब हमारी मतलब शास्त्र के अनुसार आपकी इंटरनल व्यवस्था है। हमारे उसमें यही है कि जो सम्मान का पात्र है उसका सम्मान कम नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ है। परंतु देखो, आप एक विद्वता की बात करता हूँ, अभी राष्ट्रपति जी आए तो मैंने आगे चल के पूछ लिया, मैंने कहा आप वृद्ध भी हैं, बैठ नहीं पाएंगे, क्या मैं आपके लिए चेयर लगा दूँ? परंतु उनका वो क्या सैनिक स्कूल चित्तौड़ में पड़े हुए हैं मेरे भाई के साथ में। अच्छा। तो वो क्या है कि यहाँ की राजपूतों की परंपरा को जानते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, और वो महाराज उपराष्ट्रपति जी जो हाँ, रहे थे। और वो क्या है कि ये नए महाराणा विश्वराज सिंह जी के सामने जाके नीचे बैठ गए। तो कितना बड़ा आदमी आज भारत का उपराष्ट्रपति होते हुए भी वो क्या एक सैनिक स्कूल में पढ़े हुए हैं, वो यहाँ की क्षत्रिय परंपरा को जानते हैं, सम्मान की संस्कृति को जानते हैं। तो वो इसीलिए पहले तो उन्होंने भंवर राज से बात की, खड़े खड़े बात की। देखो आप उनकी एक ग्रेटनेस। और फिर उसके बाद में इन नए महाराणा के सामने साइड में जाके नीचे बैठ गए वो, जबकि मैं कुर्सी लगा रहा था। परंतु उनकी ग्रेटनेस, वो संस्कृति को समझ रहे, और नहीं समझता तो दूसरा आदमी कहता है कि तो राष्ट्रपति की चेयर लेके आओ यहाँ, वही होता है। बिल्कुल। परंतु नहीं, ये संस्कृति को समझने वाला कभी अहंकारी नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आज आपके सामने। और अभी भी जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह आ रहे हैं, एमएलए आ रहे हैं, एमपी आ रहे हैं, मैं उनको व्यवस्थित उसी सम्मान की जगह बैठा रहा हूँ। साधु संत आ रहे हैं तो साधु संत कहाँ बैठेंगे, उनके नीचे साधु संतों के एक बैठाने का वो होता है, तो उनके साथ जो आते हैं उनको इशारा कर देते हैं, आप पहले इनके बिछात बिठा दीजिए, फिर इन संतों को बिठाओ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप सिंह जी जाला साहब। और आपने देखा किस तरह से जो मेवाड़ राजवंश है गोहिल से शुरू हुआ और सिसोदिया वंश जो कहलाने लगा। तो निश्चित तौर पर आज का ये जो एपिसोड है आप, और अब मेवाड़ कुल के 77वें महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ होंगे, उनके जो ये दस्तूर हैं मुख्य रूप से चित्तौड़ में इस बार 25 नवंबर को निभाई जाएगी। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।